हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू वीडियो। आज हम स्ट्रेंजर थिंग के एपिसोड 3 और 4 कवर करने वाले हैं और जिन्होंने भी अभी तक एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। हालांकि उसमें वॉइस थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोगों को वीडियो देखना पड़ेगा, वरना ये वीडियो कैसे समझोगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि सीरीज में बहुत सारे सीन पैरेलल में चल रहे होते हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि हर एक कैरेक्टर के सीन 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने की, ताकि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन सही से समझ में आए। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो पर आते हैं। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम बारबरा को देखते हैं जो अलग ही डायमेंशन में पहुंच गई रहती है। वहां उसे एक अजीब सा दिखने वाला एंटिटी दिखता है। वो उसे देखकर डर के भागने लगती है, लेकिन वो एंटिटी उसके ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ हम नैन्सी को देखते हैं जो स्टीव के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाकर वो घर चले जाती है। घर में उसकी मॉम लेट आने के लिए डांटती है और उसको पूछती है कि किसका जैकेट पहन कर आई हो। नैन्सी उन्हें बताती है कि उसे वक्त का पता नहीं चला और ये जैकेट स्टीव का जो उसे ठंड लगने के कारण दिया था। फिर नैन्सी और अपने मॉम के साथ थोड़ा सा बहस हो जाता है, फिर वो अपने रूम में चले जाती है। फिर सुबह होता है और हम माइक और उसके दोस्त को देखते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं विल को ढूंढने के लिए, क्योंकि एल भी उनका साथ देगी जो विल कहाँ है उसे पता है। लुकस फिर भी एल की बातों पर यकीन नहीं कर रहा होता है एंड डस्टिन बहुत एक्साइटेड रहता है एल के पावर्स को लेकर। फिर माइक और उसके दोस्तों को स्कूल जाना रहता है। माइक एल को समझाते हैं उसे घर के पीछे वाले पावर लैंड के पास आना होगा ठीक 3:15 को, और वो लोग भी स्कूल के बाद वहां पे पहुंच जाएंगे। ये बोलकर माइक अपने दोस्तों के साथ स्कूल चले जाता है। यहाँ हम हॉकिंग हाई स्कूल में नैन्सी को देखते हैं जो थोड़ा परेशान रहती है क्योंकि बारबरा स्कूल नहीं आई रहती है। नैन्सी बारबरा के घर पे भी कॉल लगाती है, लेकिन बारबरा की मॉम बताती है कि वो कल रात से ही घर नहीं आई है और उसकी मॉम को लग रहा था कि वो नैन्सी के साथ ही है। नैन्सी उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो झूठ बोल देती है कि वो स्कूल में ही है। थोड़ी देर बाद नैन्सी स्टीव और उसके दोस्तों के साथ लंच कर रही होती है एंड उन्हें बारबरा के बारे में पूछती है, लेकिन स्टीव के दोस्त जैसे बात करते हैं जैसे वो बारबरा को जानते ही नहीं है और वो लोग नैन्सी और स्टीव के फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर उसे थोड़ा एम्बेरेस फील कराते हैं। इधर हम माइक और उसके दोस्तों को देखते हैं जो पत्थर ढूंढ रहे होते हैं कूलर के लिए, लेकिन वहाँ 2 लड़के आते हैं और उन्हें परेशान करते हैं, जिससे माइक की चीन पर चोट लग जाती है। फिर वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम जोनाथन को देखते हैं जो कल रात में लिए फोटोज को डेवलपमेंट कर रहा होता है। वहीं पर एक और लड़की भी होती है जो फोटोज में नैन्सी और स्टीव को देखती है और वो स्टीव के पास जाके इस बारे में इन्फॉर्म कर देती है। फिर स्टीव और उसके दोस्त जोनाथन को परेशान करते हैं, लेकिन जोनाथन उन्हें समझाता है कि वो बस जंगलों में उसका भाई विल को ढूंढ रहा था और ढूंढते हुए वो उधर चले गया। और तभी वहाँ नैन्सी भी आ जाती है। स्टीव नैन्सी को भी उसकी फोटोज दिखाता है और कहता है जोनाथन हमें स्टॉक कर रहा था। फिर स्टीव और उसके दोस्त सारे फोटोज को फाड़ देते हैं और उसका कैमरा को भी तोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। नैन्सी जाने से पहले फोटोज के कुछ टुकड़े अपने पास रखकर वहाँ से चले जाती है। फिर हम छोटा सा सीन में जॉयस को देखते हैं जो घर में लाइट्स वगैरह लगा रही होती है। लाइट्स कम पड़ने पर वो और लाइट्स खरीदने शॉप में जाती है। देन सीन शिफ्ट होता है, हम माइक के घर में एल को देखते हैं जो बेसमेंट में छुपी थी। घर में कोई नहीं होने के कारण एल बेसमेंट से बाहर आकर घर में टहलने लगती है। वो टीवी ऑन करके टीवी देखने लगती है जहाँ उसे सोडा कैन दिखता है और उसे कुछ पास्ट के विजन याद आते हैं जहाँ डॉक्टर बैनर उसके टेलीपैथी पावर को टेस्ट कर रहे होते हैं। उसे एक सोडा कैन को स्क्रम करने को देते हैं और वो कर भी लेती है, जो डॉक्टर बैनर देख के खुश हो जाते हैं। फिर हम प्रेजेंट टाइम पर आ जाते हैं जो एल टीवी देखने के बाद नैन्सी के रूम पर जाती है और उसके फोटोज वगैरह देखने लगती है। उसे उस फोटोज में बारबरा भी दिखती है जिसे देखकर वो अजीब सा एक्सप्रेशन देती है जैसे विल का फोटो देखने के टाइम। सीन शिफ्ट होता है और हम हॉपर को देखते हैं जो उसी हॉकिंग्स लैब में जाता है। वहाँ का इंचार्ज उसे सिर्फ 10 मिनट का ही परमिशन देता है। हॉपर ठीक है बोलता है और उसी टनल तरफ ही जाता है जहाँ उसे एक सीसीटीवी दिखता है। फिर वो वहाँ का इंचार्ज बोलता है कि उसे सीसीटीवी फुटेजेस देखना है। वहाँ का इंचार्ज उसे उस रात का फुटेजेस दिखाता है, लेकिन हॉपर को कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है, तो इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। जाते वक्त वो अपने साथ आए ऑफिसर से भी पूछता है उस रात के बारे में, लेकिन वो लोग कहते हैं उस रात तो बहुत तेज बारिश हुआ था। फिर हॉपर समझ जाता है कि हॉकिंस लैब वाले उसे झूठ बोल रहे थे क्योंकि उसे सीसीटीवी फुटेज में कहीं भी बारिश नहीं दिखा। फिर हॉपर हॉकिंस शहर के पब्लिक लाइब्रेरी में जाता है। वहाँ के लाइब्रेरियन से हेल्प लेके वो न्यूज़पेपर वगैरह चेक करने लगता है हॉकिंस लैब के बारे में, जहाँ उसे हॉकिंस लैब के बारे में आर्टिकल्स मिलता है जो इलीगल एक्सपेरिमेंट बच्चों पर करना और डॉक्टर बैनर के ऊपर केसेस के बारे में मिलता है। और उसे एक लेडी के बारे में पता चलता है जिसका बच्चा वो लोग छीन कर ले गए होते हैं। इधर हम एल को देखते हैं जो 3:15 बजते ही वो घर के पीछे वाले पावर लैंड की तरफ जाती है और माइक का वेट कर रही होती है। उसी वक्त उसे कुछ पास्ट का विजन याद आता है जहाँ डॉक्टर बैनर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। डॉक्टर बैनर उसे एक कैट को अपने पावर से मारने के लिए बोलते हैं, लेकिन एल बेचारी उस कैट को मारना नहीं चाहती थी, जो डॉक्टर बैनर देख के उसे डार्क रूम में डालने के लिए बोलते हैं। डॉक्टर ब्रेनर के लोग जब उसे डार्क रूम में ले जा रहे होते हैं तभी अचानक से एल अपने पावर से उन लोगों को मार देती है, जो डॉक्टर बैनर देख के खुश हो जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर हम प्रेजेंट टाइम पर आ जाते हैं जहां माइक और उसके दोस्त एल के पास आते हैं और उसे लेके वो लोग जंगलों में विल को ढूंढने जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम जॉयस को देखते हैं जो शॉप से बहुत सारे लाइट्स लेके आती है और वो पूरे घर में लाइट्स लगा रही होती है। तभी वहाँ माइक की मम केरल आती है जो उनके लिए कुछ खाना लाई होती है। वो दोनों आपस में बात वगैरह कर रहे होते हैं और तभी माइक की छोटी सिस्टर विल के रूम में जाती है। वो रूम की दीवारों को देख रही होती है और तभी दीवारों में से कोई हाथ शेप में स्ट्रेच होने लगता है
और तभी वहाँ जॉयस आती है और जबरदस्ती उस छोटी बच्ची को पूछने लगती है कि क्या तुमने कुछ देखा। लेकिन वो छोटी बच्ची डर के रोने लगती है, जिससे कैरल जॉयस को शांत कराने की कोशिश करती है। लेकिन जॉयस खाने के लिए थैंक यू बोलकर वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलती है। इधर हम नैन्सी को देखते हैं जो बारबरा को लेकर परेशान होती है। वो फिर स्टीव को झूठ बोलकर स्टीव के घर में जाती है। उसे रास्ते में बारबरा की कार मिलती है जो वो दोनों वहीं पार्क करके उस रात पार्टी में गए थे। नैन्सी फिर स्टीव के यहाँ जाती है और उसके घर के पीछे तरफ देखने लगती है। वो इधर उधर देख ही रही होती है कि उसे अजीब से एक एंटिटी दिखता है, जो वो देखकर डर के वहाँ से भाग जाती है। नैन्सी रोते हुए अपने घर जाती है, जो उसकी मॉम देखकर उसे पूछने लगती है और वो फिर बोलती है कि बारबरा के साथ कुछ बुरा हुआ है, वो कहीं नहीं मिल रही। इधर हम जॉयस को देखते हैं जो अपने पूरे घर में लाइट्स लगाई होती है। फिर हम देखते हैं कि सच में वो लाइट्स फ्लिकर होकर एक डायरेक्शन तरफ जाने लगते हैं। जॉयस कुछ लाइट्स को हाथ में लेके वो वहाँ पर जाके बैठ जाती है। फिर वो बोलती है विल को हाँ में एक बार और ना में 2 बार लाइट को ब्लिंक करने को, और अमेजिंगली लाइट्स ब्लिंक करता है। जॉयस फिर विल को सवाल करती है कि क्या वो जिंदा है। विल लाइट्स को एक बार ब्लिंक करके हाँ में जवाब देता है। फिर उसे पूछती है क्या वो सेफ है। विल इस बार 2 बार लाइट्स को ब्लिंक करके ना में जवाब देता है। फिर वो उससे पूछती है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम कहाँ पर हो। तो विल इसका कोई जवाब नहीं दे पाता। फिर वो एक आइडिया लगा कि वॉल में लगे लाइट्स के नीचे अल्फाबेट्स लिखने लगती है। इधर हॉपर उसी न्यूज़पेपर से मिले सुराग को जोड़ने लगता है और तभी हॉपर का एक साथी ऑफिसर उसे कॉल करके बुलाता है। फिर तुरंत हॉपर वहां से चले जाता है। यहाँ माइक और उसके दोस्तों को देखते हैं जो एल उन्हें विल के पास ले जा रही होती है। थोड़ी देर में एल एक घर के पास ले जाती है और कहती है विल यहीं छुपा है। माइक उसके ऊपर गुस्सा होता है और कहता है ये विल का ही घर है। और तभी उन लोगों को पुलिस और एम्बुलेंस का सायरन सुनाई देता है। वो लोग उसके पीछे जाते हैं। पीछा करते हुए वो लोग उसी पहाड़ी वाले झील के पास आ जाते हैं जहाँ हॉपर ऑलरेडी होता है और वो लोग देखते हैं कि विल की डेड बॉडी झील से निकाल रहे हैं। माइक और उसके दोस्त ये देखकर एकदम से दुखी हो जाते हैं और एल माइक को कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन माइक उसके ऊपर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उन्हें विल को जिंदा ढूंढना था और एल ने उनसे झूठ बोला कि विल जिंदा है। माइक रोते हुए अपने घर चले जाता है और वो अपने मॉम के पास जाके हक करके रोने लगता है। इधर हम जॉयस को देखते हैं जो दीवारों पर अल्फाबेट्स लिखकर विल से बात करती है। विल अल्फाबेट्स के ऑर्डर में लाइट्स को ब्लिंक करके जॉयस को बताता है वो इसी घर में ही है, राइट हियर। देन विल लाइट्स को ब्लिंक करके रन के लिए कहता है। फिर हम जॉयस के पीछे वाले दीवारों से देखते हैं कि कोई अजीब सा एंटिटी बाहर निकलने लगता है। ये देखकर जॉयस एकदम से डर जाती है और घर से बाहर चली जाती है, जहाँ उसे रास्ते पे जोनाथन मिलता है और उसे हक करके रोने लगती है। और एपिसोड 3 हमारा यहीं खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत उसी नाइट से होती है जब विल की डेड बॉडी मिली थी। हम हॉपर और उसके टीम को देखते हैं जो जॉयस के घर में जाके विल की डेड बॉडी के बारे में बताते हैं, लेकिन जॉयस उनके बातों पर यकीन नहीं करती है और कहती है विल जिंदा है, उसने उससे लाइट्स के जरिए बात किया था। और ये भी बताती है कि एक अजीब सा एंटिटी दीवार से बाहर आ रहा था और वो एंटिटी इंसानों जैसे ही दिख रहा था, लेकिन उसका फेस नहीं था। लेकिन एज यूजुअल हॉपर जॉयस की बात पर यकीन नहीं करता और जोनाथन अपनी मॉम की इस बिहेवियर्स को देख के दुखी होकर अपने रूम में चले जाता है। हॉपर भी जॉयस को समझाता है और वो वहाँ से चले जाता है। इधर हम माइक को देखते हैं जो विल की मौत के कारण बहुत ही दुखी रहता है। वहाँ पर बैठी एल जो माइक के रेडियो डिवाइस के साथ कुछ कर रही होती है, जिसकी आवाज़ से माइक परेशान होता है और एल के ऊपर गुस्सा होता है। और थोड़ी देर बाद अमेजिंगली उस रेडियो डिवाइस से विल की आवाज़ आती है जो अपना फेवरेट सॉन्ग गा रहा होता है। माइक ये सुनकर एल के पास आता है और उस रेडियो डिवाइस से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल वीक होने के कारण कनेक्शन टूट जाता है। फिर माइक एल के नोज से ब्लड निकलते हुए देखता है और समझ आता है कि ये एल के पावर से कनेक्ट हुआ था। देन सुबह होती है, माइक अपने मॉम से झूठ बोलता है कि उसे बुखार है और स्कूल नहीं जाता। उसकी मॉम बाहर जाने के बाद वो लूकस और डेस्टिन से अपने रेडियो डिवाइस से कनेक्ट होता है और बात करता है। माइक फिर वो दोनों को घर बुलाता है। देन सीन शिफ्ट होता है, हम जोनाथन को देखते हैं जो अपनी मॉम को उठाता है और वो लोग विल की डेड बॉडी देखने जाते हैं जो ऑटोप्सी सेंटर में है। बाहर काउंटर के पास हॉपर उनका वेट कर रहा होता है और वो उस काउंटर में बैठी लेडी को पूछता है ऑटोप्सी करने में इतना लेट कैसे हुआ। वो लेडी बताती है जब से गैरी नहीं है बहुत सी दिक्कतें आ रहे हैं। तो हॉपर पूछता है गैरी नहीं है तो ऑटोप्सी रिपोर्ट किसने करा। वो बोलती है जो स्टेट के लोग आए थे वो लोग कल रात बॉडी लाते वक्त गैरी को घर भेज दिए थे और वही लोग ऑटोप्सी की है। इधर जोनाथन विल की बॉडी देखकर बाहर चले जाता है, लेकिन जॉयस जब विल की बॉडी देखती है वो बोलती है ये विल की बॉडी नहीं है और वो ऑटोप्सी रिपोर्ट में बिना साइन के वहां से चले जाती है। जोनाथन फिर जॉयस के पीछे जाता है उसे समझाने के लिए, लेकिन जॉयस नहीं मानती और वो घर चले जाती है। और जोनाथन भी ये सबसे परेशान होकर उसकी मॉम को बोलता है कि वो अकेले ही विल का फ्यूनरल कर लेगा। सीन शिफ्ट होता है, हम माइक और उसके दोस्त को देखते हैं जो माइक के घर में होते हैं। माइक उन्हें बताता है कि कल रात उसने विल से बात किया था एल के पावर के जरिए। फिर लूकस और डस्टिन एल को बोलते हैं फिर से कनेक्ट करने को, लेकिन एल फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन कनेक्ट नहीं होता। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि एल को स्कूल ले जाने का। वहाँ मिस्टर क्लार्क का रेडियो डिवाइस है, उसे यूज करेंगे। वो लोग एल को नकली बाल और उसको नैन्सी का ड्रेस पहनाकर उसे रेडी कराते हैं।
एल रेडी होने के बाद एकदम प्रीटी लग रही होती है, जो तीनों देखकर उसकी तारीफ करते हैं, जो एल भी देखकर खुश होती है क्योंकि उसने पहले ये सब कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। देन हम एक छोटा सा सीन देखते हैं हॉकिंस लैब का, जहाँ डॉक्टर बेनर की टीम एक आदमी को उस दीवार पे बने अजीब सा पोर्टल के अंदर भेजते हैं। फिर अगेन सीन शिफ्ट होता है, हम हॉकिंस हाई स्कूल पर नैन्सी को देखते हैं, जो स्टीव से बारबरा और उसके घर में जो एंटिटी दिखा उसके बारे में बात कर रही होती है। स्टीव ये सुनकर नाराज होता है क्योंकि नैन्सी ने उसे ये सब पहले नहीं बताया, और अब पुलिस आ रहे हैं बारबरा के केस को इन्वेस्टिगेट करने को, जिससे स्टीव के डैड को भी ये बात पता चल जाएगा कि उस दिन ये लोग पार्टी किए थे। नैन्सी स्टीव को बारबरा के बजाय अपने डैड को लेकर ज्यादा सीरियस देखकर वो स्टीव से गुस्सा होकर वहां से चले जाती है। थोड़ी देर बाद पुलिस ऑफिसर आते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जो नैन्सी से पूछताछ कर रहे होते हैं उस रात के इंसिडेंट के बारे में, और नैन्सी के साथ उसकी मॉम भी होती है। वो दोनों ऑफिसर सवाल जवाब करते हैं, लेकिन वो ऑफिसर बारबरा को ढूंढने से ज्यादा नैन्सी और स्टीव के रिलेशनशिप में ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे होते हैं। फिर नैन्सी गुस्सा होकर अपने घर चले जाती है अपने मॉम के साथ, जहाँ उसकी मॉम भी स्टीव के साथ रिलेशन को लेकर उसके ऊपर गुस्सा होती है। नैन्सी ये सबसे परेशान होकर अपने रूम चले जाती है। वहाँ जोनाथन के जो फोटोज जो स्टीव ने फाड़ दिए थे उसे जोड़ने लगती है। जोड़ने के बाद उसे उस फोटो में बारबरा के पीछे एक अजीब सा एंटिटी दिखता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम स्कूल में माइक, लूकस, जस्टिन और एल को देखते हैं, जो ऑडियो विजुअल रूम में जा रहे होते हैं क्योंकि वहाँ मिस्टर क्लार्क के मंगाए रेडियो डिवाइस रखा हुआ है। वो लोग रूम के लॉक को खोलने की कोशिश करते हैं और तभी वहाँ मिस्टर क्लार्क आ जाते हैं और वो पूछते कि बच्चों तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। वो लोग मिस्टर क्लार्क को बोलते कि वो लोग विल के जाने के बाद से बहुत दुखी है, उन्हें एक रूम चाहिए था थोड़ी देर के लिए रोने के लिए। मिस्टर क्लार्क उन्हें रूम का चाबी दे देते हैं और उन्हें बोलते हैं पहले स्कूल का जो असेंबली है वहाँ चलने को, फिर बाद में तुम लोग यहाँ आ जाना। फिर वो लोग वहाँ चले जाते हैं। असेंबली खत्म होने के बाद वही दो लड़के जो माइक और उसके दोस्त को परेशान किया करते थे, फिर से वो लोग माइक को परेशान करते हैं और विल के बारे में बुरा भला बोलते हैं, जिससे माइक गुस्से में ट्रॉय को नीचे गिरा देता है। ट्रॉय फिर माइक से लड़ने आ ही रहा होता है कि वो रुक जाता है और हिल भी नहीं पाता। फिर वो अपने पैंट में ही सुसु कर देता है, जो वहाँ खड़े सभी बच्चे ट्रॉय के ऊपर हंसने लगते हैं। माइक फिर पीछे पलटकर देखता है, जो समझ जाता है कि ये एल का ही काम है। फिर वो लोग उसी ऑडियो रूम में जाते हैं और वो रेडियो डिवाइस से विल से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर हम एल के पास्ट के विजन को देखते हैं, जहाँ डॉक्टर बेनर उसे एक दूसरे दूर रूम में बैठे आदमी क्या कह रहा है उस पर फोकस करने को बोलते हैं। एल फिर फोकस करने पर उस आदमी की आवाज सुनने लगती है, फिर रूम में लगे स्पीकर के जरिए डॉक्टर बेनर को सुनाती है। फिर हम प्रेजेंट टाइम पर आते हैं, जो एल विल से कनेक्ट हो जाती है। फिर माइक और उसके दोस्त भी विल की आवाज सुनने लगते हैं। इसी बीच में हम जॉयस को देखते हैं, जो अपने घर में होती है और उससे विल का आवाज आता है दीवारों से। फिर वो दीवार का सीट वगैरह फाड़ने पर उसे विल दिखता है, जो किसी अजीब सा अंधेरे जगह में होता है। विल भी जॉयस से बात करता है और उसे बोलता है कि यहाँ बहुत अंधेरा है और ठंड भी है। फिर तभी विल के पीछे से एक एंटिटी का आवाज आता है, जो जॉयस सुन के विल को अभी फिलहाल कहीं छुप जाने के लिए बोलती है और बोलती है कि वो लोग उसे जल्दी ढूंढ लेंगे। फिर वो दीवार ऑटोमेटिकली पहले जैसे हो जाता है। फिर जॉयस गुस्से में उस दीवार को कुल्हाड़ी से तोड़ने लगती है और इधर ये सारी बातें माइक और उसके दोस्त सुन लेते हैं उसी रेडियो डिवाइस के जरिए, जो एल अपने पावर से कनेक्ट की थी। फिर अचानक से वो डिवाइस खराब होकर आग जलने लगता है, जिससे स्कूल में फायर सेंसर बेल बजने लगता है और स्कूल के सभी बच्चे बाहर भागने लगते हैं। वो लोग भी तुरंत साइड में रखे फायर एक्सटिंग्विशर यूज करके उस आग को बुझाते हैं और एल अपने पावर यूज करने के कारण वीक थी, उसे वो लोग व्हीलचेयर में बैठाकर ले जाने लगते हैं। यहाँ हम हॉकिंस लैब में डॉक्टर ब्रेनर को देखते हैं, जो उस आदमी को भेजे थे। वो आदमी प्रोटेक्शन सूट वगैरह पहनकर उस पोर्टल के अंदर गया था। फिर वो आदमी रेडियो के जरिए उन्हें बताता है कि ये जगह बहुत अंधेरा है और थोड़ी देर बाद बोलता है मुझे बाहर खींचो, यहाँ पे अजीब सा एक एंटिटी है, ये मुझे मार देगा। वो लोग उस आदमी को बाहर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एंटिटी उसे मार चुका रहता है। सीन शिफ्ट होता है, हम हॉपर को देखते हैं, जो गैरी से पूछता है वो स्टेट के लोग विल की बॉडी ऑटोप्सी करने क्यों नहीं दिए। गैरी बोलता है मैंने कभी इतने ट्रूपर्स को एक बॉडी लाते हुए नहीं देखा और वो ट्रूपर्स उस बॉडी को प्रेसिडेंट का बेटा हो जैसे ट्रीट कर रहे थे। फिर वो लोग मुझे उस बॉडी को ऑटोप्सी करने नहीं दिया, मुझे घर भेज दिए। फिर हॉपर उन्हें यहाँ आने के लिए थैंक यू बोलता है और एक बार में जाता है, जहाँ वही जो जिसने विल की बॉडी ढूंढा था वो बियर पी रहा होता है। हॉपर उसे बियर ऑफर करता है और आदमी से पूछने लगता है कि विल की बॉडी उसे कब मिली और किसने उसे कहा था वहाँ जाने के लिए। वो आदमी हॉपर से नाराज होता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर हॉपर उसे बाहर पकड़ता है और मारने लगता है। फिर पूछता है कि वो किसके लिए काम करता है, तुम वहाँ क्या कर रहे थे। फिर वो आदमी बोलता है कि उन्होंने उसे जाने के लिए बोले थे, इसलिए वो गया और डेड बॉडी के पास किसी को आने मत देना बोले थे। फिर वो एक गाड़ी की तरफ देखकर बोलता है कि तुम हम दोनों को मरवाओगे। तभी हॉपर उस गाड़ी की तरफ देखता है और उस गाड़ी की तरफ जा ही रहा होता है कि वो गाड़ी वहाँ से भाग जाती है। फिर वो आदमी भी मौका देख के वहाँ से भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है जोनाथन पर, जो अपने भाई के फ्यूनरल के लिए वो कॉफिन देख रहा होता है। तभी वहाँ नैन्सी आती है और उसे वो फोटोज दिखाती है। जोनाथन वो फोटो देखकर कहता है
है ये किसी शैडो की तरह दिख रहा है जो लेंस के डिस्टोर्शन की वजह से हुआ होगा, और बोलता है उस रात उसने वहाँ किसी और को भी नहीं देखा। फिर नैन्सी उसे बताती है कि उसने जब स्टीव के घर चेक करने गई थी तब उसे घर के पीछे कोई अजीब सा एंटिटी दिखा। ये सुनकर जोनाथन कहता है क्या वो एंटिटी का फेस नहीं था, जिसमें हाँ में जवाब देते हुए कहती है तुम्हें कैसे पता चला। फिर जोनाथन और नैन्सी डेवलपमेंट रूम पर जाते हैं और जोनाथन उस फोटो को थोड़ा बड़ा साइज में डेवलप करता है, और इसी बीच में हम नैन्सी और जोनाथन के बीच में थोड़ा केमिस्ट्री बनते हुए दिखते हैं। फिर फोटो डेवलप हो जाने के बाद उन्हें वो अजीब सा एंटिटी दिखता है। फिर जोनाथन को अपनी मॉम की बातों पर यकीन हो जाता है और शायद विल भी जिंदा होगा। इधर रात हो जाता है और हम छोटा सा जॉयस का सीन देखते हैं जो घर के दीवार में कुल्हाड़ी से होल बना दिए रहती है और बैठ के रो रही होती है, और तभी वहाँ उसका एक्स हस्बैंड लोनी आता है जिसे देखकर जॉयस उसे हक करके रोने लगती है। इधर हम हॉपर को देखते हैं जो विल की बॉडी चेक करने जाता है। वहाँ उसे सिक्योरिटी गार्ड रोकने की कोशिश करता है। हॉपर उसे 2-3 पंच मार के बेहोश कर देता है। फिर वो विल की बॉडी चेक करता है। चेक करने पर उसे पता चलता है कि ये तो सिर्फ डमी बॉडी है, और उससे भी जॉयस की बातों पर थोड़ा यकीन होता है और उसका शक हॉकिंस लैब पर और भी बढ़ जाता है। एपिसोड 4 के एंड में हम हॉपर को देखते हैं जो हॉकिंस लैब के तारों की दीवार को कटर से कट करके अंदर जाता है, और एपिसोड 3 एंड 4 हमारी यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम जल्द ही 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस करने वाले हैं। और अनसब्सक्राइब तो बिल्कुल भी मत करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।